नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शकील अहमद जी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 जनवरी 1956 को जन्मे शकील अहमद जी ने MBBS की पढ़ाई की और इसके बाद राजनीति में आकर 3 बार विधायक और 2 बार लोकसभा के सदस्य बने। शकील अहमद जी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और बिहार सरकार में चिकित्सा मंत्री भी रह चुके हैं। शकील अहमद जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। बतौर राष्ट्रीय महासचिव ये कांग्रेस के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी हैं। आज हम इनसे तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। शकील साहब, स्वागत है आपका दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। अभी हाल के दिनों में हमने देखा कांग्रेस संगठन में व्यापक फेरबदल हुआ। कांग्रेस कार्य समिति तक को पुनर्गठित किया गया, नए राष्ट्रीय महासचिव बने, प्रभारियों में भी फेरबदल हुए। क्या कारण रहे इसके? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल समय समय पर आवश्यकताओं को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए अपने संगठन में फेरबदल करता है। और ये कांग्रेस नेतृत्व, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और जो वरिष्ठ नेतागण हैं, ये फैसला लेते हैं कि किससे क्या काम लेना है और कहाँ काम लेना है। मैं इसके पहले बंगाल का प्रभारी था, अंडमान निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसका प्रभारी था, झारखंड का प्रभारी था और उसके बाद मुझको जिम्मेदारी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की दी गई है। दिल्ली की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिल्कुल अब नवंबर में चुनाव होंगे तो बिल्कुल चुनाव की आहट शुरू हो गई है। तो स्वाभाविक रूप से मैं इसको एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ और अपनी क्षमता के अनुसार काम करने की कोशिश करूँगा। संगठन के अलावा अभी हमने देखा कि मंत्रिमंडल में भी व्यापक फेरबदल हुआ, 8 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। क्या ये जो दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले की एक्सरसाइज है? नहीं, देखिए, मंत्रियों की संख्या एक फिक्स संख्या है कि इतने प्रतिशत ही मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में कुछ पद रिक्त हुए थे तो स्वाभाविक रूप से उसको भरना था और उसी को ध्यान में रख करके मंत्रियों का शपथ ग्रहण कराया गया है। और चूँकि मंत्रिमंडल में ऑप्शन बहुत कम रहता है, जितने सांसद सदस्य हैं उन्हीं में से आपको चुनना है। फिर क्षेत्रीय बैलेंस भी करना है कि एक क्षेत्र से ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं हो जाए, दूसरा क्षेत्र बिल्कुल छूट नहीं जाए। एमपीओ की संख्या पे डिपेंड करता है। फिर ये कि सभी वर्गों का समावेश, कांग्रेस विशेषकर इंक्लूसिव ग्रोथ विथ इंक्लूसिव गवर्नेंस पे यकीन रखती है। तो इसको देखते हुए मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल किए जाते हैं समय समय पर और उसी को ध्यान में रख के ये दोनों बातें हुई। दिल्ली राज्य का आपको प्रभारी बनाया है, कांग्रेस ने काफ़ी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी है। दिसंबर में चुनाव होंगे दिल्ली में, क्या रहेगी आपकी रणनीति की एक बार फिर आप लोग दिल्ली वालों का भरोसा जीत पाएँ? देखिए, दिल्ली में पिछले 14 सालों से हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार है यहाँ पिछले 14 सालों से, उसने एक तरह से दिल्ली का नक्शा बदल दिया है विकास के मामले में। और आम लोगों को, दिल्ली में रहने वाले लगातार लोगों को कभी कभी आभास होता है, कभी उसका नहीं होता है। लेकिन 1.5-2 साल के गैप के बाद अगर कोई दिल्ली आता है भारत के दूसरे हिस्से से, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि ये तो नक्शा ही बदल गया इतने दिनों में। तो स्वाभाविक रूप से विकास का काम, और यही काम होता है राजनीतिक दलों का। निश्चित रूप से दिल्ली के विकास में कांग्रेस की जो सरकार है शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में, उसने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हीं के बलबूते हम जनता के पास जाएंगे। अब तक जो 3 चुनाव हुए जिनका आपने उदाहरण दिया, वो सीधे कांग्रेस की टक्कर बीजेपी से हुई, लेकिन इस बार एक नया कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी का। क्या लगता है, क्या कुछ चुनावी समीकरण रहेगा इस बार? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी की ही बी टीम है। उनका काम है कि कांग्रेस का वोट बांट के बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना। और हम लोग ये बात आज नहीं कह रहे हैं, जब वो
इलेक्शन में खड़े हो गए हैं और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। जब आम आदमी पार्टी नहीं भी बनी थी तब भी हम लोग इस बात को बहुत ज़ोर दे के कहते थे कि ये जो उस समय टी मन्ना के जो अंग थे वो ये सारे लोग बीजेपी के साथ टैंडम में काम कर रहे हैं। आप बताइए, घोषणा की है जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं केजरीवाल जी, उन्होंने घोषणा की है कि हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ वो खड़े होंगे। वो क्यों नहीं बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं? वो क्यों नहीं बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, बीजेपी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करके चुनाव लड़ती है, उनके खिलाफ वो क्यों नहीं खड़े होते हैं? वो क्यों कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े होते हैं? तो ये बीजेपी की टीम है, उस बात को जनता पहचान गई है, इसलिए उससे कोई हम लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फ़ायदा वो बीजेपी को ज़रूर पहुंचा सकेंगे हमारा वोट काट के, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में, जब आप टिकट वितरित करेंगे तो किन बातों का आप ध्यान रखेंगे? देखिए, कोई भी एक तो बड़ी संख्या में हमारे विधायक जीते हुए हैं, उनमें से अधिकांश को स्वाभाविक रूप से टिकट मिलता है। अगर कहीं किसी के बारे में कोई स्पेसिफिक शिकायत है, कोई ऐसी घटना हो गई जो उनका चरित्र एक तरह से लगा कि जो जनप्रतिनिधि का सामान्य चरित्र होता है उससे अलग है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है। और विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता के साथ साथ उस क्षेत्र के कांग्रेस जनों से उनका कैसा सरोकार है, उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या क्या किया है काम और क्या प्रयास किए हैं, उनका लोगों के साथ कैसा सरोकार है, ये सब बातें पार्टी के प्रति, नेतृत्व के प्रति उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, उनकी लॉयल्टी पार्टी के प्रति कैसी रही है, इन सब बातों को ध्यान में रख के किसी एक बिंदु पर टिकट का फैसला नहीं होता। टिकट का फैसला बहुत ही मुश्किल काम है। एक और बड़ी चुनौती दिल्ली में मुझे लगती है आपके सामने है, सरकार और संगठन के बीच हमेशा ठनती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जब राम बाबू शर्मा थे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, तब से लेकर जयप्रकाश अग्रवाल तक के ज़माने में शीला दीक्षित सबको चुनौती देती हैं। क्या यह सही है? देखिए, मैं उसको बहुत सही या बहुत गलत के नज़रिए से नहीं देखता। साथ काम करने में दो भाइयों में, भाई बहनों में आपस में कभी कभी सोच अलग हो जाती है। मैं अक्सर बहुत खुल के कहता हूँ, मैं पहले भी जा रहा हूँ जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, आज भी हूँ। जनरल सेक्रेटरी उस प्रदेश के नहीं बनाए जाते हैं, वो बाहर के प्रदेश के रहते हैं। जैसे दिल्ली का कोई कांग्रेस का नेता दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी नहीं हो सकता है, उसको किसी बाहरी राज्य का होना पड़ेगा, इसलिए कि उसका अपना इंटरेस्ट अगर दिल्ली के हमें तो स्वाभाविक, मैं बिहार का हूँ तो स्वाभाविक है कि बिहार में तो मैं बिहार का प्रभारी नहीं हो सकता। मैं बिहार का अध्यक्ष था मगर मैं बिहार का प्रभारी नहीं हो सकता। तो जनरल सेक्रेटरी का ये काम है कि अगर साथ काम करने वाले इस राज्य के 5 नेता हैं, उनमें कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो यही जिम्मेदारी होती है जनरल सेक्रेटरी की। वोट मिलता है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के नाम पे, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पे, राहुल जी के नाम पे, प्रधानमंत्री जी के नाम पे, या शीला दीक्षित जी के नाम पे, दिल्ली की बात अगर कि जयप्रकाश अग्रवाल जी के नाम पे, जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे ज़िला के अध्यक्ष हैं, जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, या जो हमारे कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल काउंसिलर्स हैं, या फिर जो उम्मीदवार थे और जैसे जो संगठन में लोग हैं, उनकी वजह से वोट मिलता है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की वजह से वोट मिलता है। प्रभारी का काम है कि इनमें अगर कहीं समन्वय की कोई कमी है, कोई कम्युनिकेशन गैप है, तो उसको, कोई परसेप्शन का डिफरेंस है, तो उसको बैठ के प्रयास करने का। शकील भाई, दिल्ली के बाद अब बात करते हैं हरियाणा की। कैसी सरकार चल रही है हरियाणा में आपकी? हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी ने, ईमानदारी की बात है कि बहुत अच्छा काम किया है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं मंत्री था फर्स्ट टर्म के उनके कार्यक्रम में, तो मेरा जो सरकारी ड्राइवर था, जो भारत सरकार का था, वो हरियाणा सरकार का नहीं, वो भारत सरकार का, लेकिन वो रहने वाला था हरियाणा का। उसने मुझसे जो एक दिन बात कही थी, मुझको आज भी याद है, गरचे उस बात को 5-6 साल हो गए। उसने कहा कि सर, अगला मुख्यमंत्री कोई होगा तो वो क्या करेगा, हुड्डा साहब तो कोई काम ही नहीं छोड़ रहे हैं, धड़ाधड़ काम किए चले जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उसका फ़ायदा नज़र आया कि लोकसभा में हम दोबारा जीत के ही नहीं आए। लोकसभा में 10 सीटों में 9 सीट कांग्रेस जीत गई। उसके बाद जो चुनाव हुआ वो हरियाणा में, तो स्वाभाविक रूप से अच्छा काम किया है हुड्डा जी ने।
और खुदा जी खुले मन के व्यक्ति हैं, सबों को साथ लेके चलना चाहते हैं। और वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मिसकंसेप्शन है। वहाँ मौलाना साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री में मौलाना साहब में बहुत अच्छा समन्वय है। और हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव पहले होगा, उसके बाद तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव होगा और हम अपने जो 2009 का परफॉर्मेंस है उसको कुछ इम्प्रूव करेंगे, मुझको ऐसा लगता है। शकील भाई, आपको दिल्ली और हरियाणा के अलावा पंजाब का भी प्रभारी बनाया गया है, लेकिन पंजाब में दिल्ली और हरियाणा जैसी बात नहीं। पंजाब में अकाली दल की सरकार है और कड़ी टक्कर आपको अकाली दल वाले देंगे। हाँ, ये बात सही है कि पंजाब में हम विरोधी दल में हैं। ये बात भी सही है कि 13 में पिछले लोकसभा के चुनाव में हमने 8 सीटें जीती थी और हमको पूरी उम्मीद थी कि विधानसभा में हमारी सरकार बनेगी। मगर अकाली दल की जो एक राजनीति करने की शैली है, जो उनका मसल पावर, मनी पावर इस्तेमाल करने का एक तरीक़ा है, उसमें हम थोड़ा कमज़ोर पड़े, ये बात सही है। लेकिन धीरे धीरे जो नशा की समस्या पंजाब में बढ़ रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पंजाब में बढ़ रही है, वहाँ के लोग भी खुश नहीं है। लेकिन काफ़ी कोशिश की थी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने कि पंजाब में मतदाताओं का भरोसा जीता जाए, लेकिन जीत नहीं सके। क्या लग रहा है कि कमी कहाँ रह गई? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सके। मेरी 40 सीटें हैं, अकाली दल के को 60 सीटों के आसपास है, हमारी 40 सीटें हैं। 11 सीटें उधर से इधर आ जाएं तो मेरी सरकार बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि जनता का विश्वास हमको प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, जितनी अपेक्षा हमने की थी और जितनी नाराज़गी थी भ्रष्टाचार के प्रति अकाली सरकार के, जितना लॉ एंड ऑर्डर के प्रति उनके लोगों में आक्रोश था अकाली सरकार के, अकाली और भाजपा सरकार के, वो हम नहीं कर सके। भाजपा के प्रति ज़्यादा रोष था, इसलिए भाजपा जब बहुत सी सीटें हार गई पंजाब में। और भाजपा का इत्तेफाक है कि हर जगह भाजपा हार रही है आजकल। शकील भाई, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण राज्य आपको कौन सा लगता है? मुझको पंजाब लगता है चुनौतीपूर्ण, इसलिए कि वहाँ हम सत्ता में नहीं हैं और जिनसे हमारा मुकाबला है वो मुझको लगता है कि एक जो कल्चर्ड और सिविलाइज्ड अपोनेंट की बात होती है, एक जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में विश्वास रखने वाले अपोनेंट की बात होती है, वो नहीं है पंजाब में। पंजाब में जो हमारे विरोधी हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में उनको विश्वास नहीं है। कैरेक्टर एक राजनीतिक दल का होता है, उसमें आपकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी विरोधी पार्टी है इसलिए आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? नहीं, जो भी आप देखेंगे पंजाब में, और बिल्कुल भाजपा और अकाली दल ये मेन हमारे विरुद्ध में है पंजाब में। अकाली दल चूँकि पंजाब से बाहर नहीं है, इसलिए बहुत से लोगों को देश का कोई अंदाज़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनकी मुख्य सहयोगी दल है और भारतीय जनता पार्टी देश के में अन्य हिस्सों में भी है। क्या हाल है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जेल से बेल पर छूट के आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। दूसरे अध्यक्ष लगभग आधा रास्ता तय कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड हारी निशंक जी के भ्रष्टाचार के कारण, लोगों को बिल्कुल ये मानना है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हार गई धूमल साहब और उनके परिवार के भ्रष्टाचार के कारण। बीजेपी कर्नाटक हार गई, 13 मंत्री, विधायक और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री। शकील भाई, आपके कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ भाजपा में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस में नहीं? मैं बताता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। जहाँ कांग्रेस पर आरोप लगे हैं हमने एक्शन लिया है, और आज जहाँ उन पर आरोप लगे हैं उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अडवाणी जी ने जो अभी अपने त्यागपत्र का लेटर लिखा है उसमें लिखा कि पर्सनल इंटरेस्ट में हमारे लीडर्स काम कर रहे हैं। और उन्होंने येदियुरप्पा जी को कब हटाया? जब लोक आयुक्त की पुलिस पहुंच गई उनको गिरफ्तार करने के लिए। तब अभी गुजरात में मंत्री जी को सज़ा हुई 3 साल की, और उनको त्यागपत्र नहीं। कोर्ट ने जिस मंत्री को सज़ा कर दिया भ्रष्टाचार के माइंस बेचने के आरोप में, माइंस इल्लीगल माइनिंग के मामले में, बोकारिया साहब या कुछ नाम है गुजरात के मंत्री का, उसका त्यागपत्र नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता की बात करते रहते हैं। शकील भाई, अब आपके गृह राज्य बिहार की बात करेंगे। आपको क्या लगता है बिहार में अभी भी कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या फिर राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी
से मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, अभी उसका फैसला नहीं हुआ है। अभी एक महत्वपूर्ण घटना हुई है बिहार में कि हम लोगों ने नीतीश कुमार जी का साथ दिया, उनके पक्ष में हमारे कांग्रेस के विधायकों ने वोट किया और वही कुशन हो गया। 122 हाफवे मार्क है और 126 वोट उनको आया, कांग्रेस के वोट की वजह से वो कुशन हुआ। लेकिन वो फैसला एक घटना थी इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से लड़ाई लड़ी इतने दिन के सहयोग के बाद। उसके बाद वो एनडीए से बाहर आए। एनडीए को हम मानते हैं कि ये विघटनकारी है देश के लिए और ये समाज को लड़ाने के वाले लोग हैं। ये जितना कमज़ोर होगा हमको उतना अच्छा लगेगा। इसलिए कि हम क्यों सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करते हैं? इसलिए कि चाहे किसी धर्म की सांप्रदायिक हो, हिंदू सांप्रदायिकता हो, मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, सिख सांप्रदायिकता हो, ईसाई सांप्रदायिकता हो, सांप्रदायिकता के कारण ही ये देश 1947 में टूटा। 14 अगस्त 1947 को ये देश टूटा, 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए। हमारी स्वतंत्रता की खुशी को एक दिन पहले एक तरह से धूमिल कर दिया गया हमारे देश का विभाजन करके, और सांप्रदायिकता के कारण देश टूटा। कांग्रेस नहीं चाहती है कि सांप्रदायिक शक्तियाँ मजबूत हों और इसीलिए नीतीश कुमार जी ने जब साथ छोड़ा एनडीए का, भाजपा का साथ छोड़ा, तो हमारी उनसे बहुत पुरानी एक तरह से सोच हमारी अलग थी, लेकिन उसके बाद भी हमने वोट दिया। लेकिन उस वोट देने का मतलब ये नहीं है कि भविष्य में हमारा समझौता नीतीश कुमार जी से होगा, या ये भी अभी तय नहीं है कि लालू यादव जी और रामविलास पासवान जी से होगा। हमारी पार्टी में एक कमेटी है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, ए के एंटोनी साहब, जो मंत्री भी हैं रक्षा विभाग के, तो डिफेंस के जो मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में कि एक जो अलायंसेज है उसकी कमेटी है, वो अलग अलग राज्यों से, जैसे बिहार के जनरल सेक्रेटरी हैं सीपी जोशी जी, अगर वहाँ से कोई अलायंस करना है तो उनका फीडबैक आएगा और एंटोनी साहब की कमेटी डिसाइड करेगी कि किस राज्य में हमको किस पार्टी से अलायंस करना है, किस राज्य में किस पार्टी से अलायंस करना है और किन किन राज्यों में हमको अकेले जाना है। तो ये बिहार में अभी फैसला नहीं हुआ है कि हम अकेले जाएंगे या हम किसी से, नीतीश जी से या लालू जी से, किससे समझौता करेंगे, ये भी फाइनल नहीं हुआ है। शकील भाई, आप तो बिहार की रग रग से वाकिफ़ हैं, जन्म भी आपका बिहार में हुआ, 3 बार आप विधायक, 2 बार लोकसभा के सदस्य, इसके अलावा बिहार में आप मंत्री भी रहे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं कांग्रेस बिहार में पुनर्वापसी कर पा रही है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, कभी कभी आपकी शक्ति ही आपकी कमज़ोरी हो जाती है। कांग्रेस सभी जात, सभी धर्मों को साथ लेके चलना चाहती है और हम इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम कभी एक जात की पार्टी नहीं हो सकते हैं, हम कभी एक धर्म की पार्टी नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस के उसूल ही, बुनियाद ही पड़ी समाज को जोड़ने के लिए, और बिहार में दुर्भाग्य से एक धर्म के नाम का धंधा करने वाली पार्टी बन गई, एक जात की पार्टियां बन गई। तो अभी लोगों को धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है। लगभग 15 साल लालू जी का शासन रहा, वो भी आप की जानकारी में होगा कि कुछ जात उसमें आए, फिर उनमें फूट हुआ, फिर नीतीश जी उन्हीं के साथ थे, वो अलग हुए। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को ये आभास होता जाएगा कि किसी एक जात के नेता को, एक जात को फ़ायदा नहीं होता है, नेता और उसके आसपास रहने वाले 150-200 लोगों को फ़ायदा हो गया, किसी पूरे जात और समूह को किसी नेता की वजह से फ़ायदा नहीं होता है, सामूहिक विकास में ही सबका विकास है, तब उस दिन लोग कांग्रेस की तरफ आएंगे। केंद्र सरकार की बात करेंगे, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। क्या कारण है कि केंद्र सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया है। महंगाई का आज ही के तमाम अखबारों में है कि पिछले 43 महीने के सबसे न्यूनतम खाद्य महंगाई दर पे अभी मामला चल रहा है। ये बात सही है कि महंगाई होती है और कोई भी सरकार अगर 1 पैसा भी दाम बढ़ता है तो लोग सरकार के बारे में ये बातें करते हैं, लेकिन उसके कई कारण हैं। राष्ट्रीय कारण भी है, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है। हम 80% सबसे ज़्यादा महंगाई का असर तेल पदार्थों की वजह से, हम 80% जो क्रूड पेट्रोलियम है वो हम बाहर से मंगवाते हैं, और जैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनका दाम बढ़ता है तो देश में भी दाम बढ़ता है, जब उनका दाम घटता है तो देश में भी घटता है। अभी हमने पेट्रोल को सिर्फ डिकंट्रोल किया है, लेकिन डीजल, जो किरासन तेल है हमारा, वो
जो कुकिंग गैस का एलपीजी सिलेंडर है वो, इस पर सरकार सब्सिडी देती है। तो स्वाभाविक रूप से जब इसका दाम बढ़ता है तो इन्फ्लेशन और बढ़ता है। उसके अलावा महंगाई में एक बात और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि महंगाई केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, महंगाई मूल रूप से जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की। मैं गृह मंत्रालय में एमओएस रहा हूँ। भारत सरकार को अधिकार नहीं है कि एक भी पुलिस का जवान उस राज्य सरकार की सहमति या इच्छा के बगैर किसी राज्य में भेज सके। होर्डिंग, कालाबाजारी, जमाखोरी जिसको होर्डिंग कहते हैं अंग्रेजी में, ब्लैक मार्केटिंग जिसको कालाबाजारी कहते हैं उर्दू और हिंदी में, इसको रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की। और मैं पार्टी की बात नहीं कि जिस राज्य सरकारों ने और या जिन राज्य सरकारों ने ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए अपने पुलिस बल के साथ इफेक्टिव कार्रवाई की है, वहाँ लोगों को थोड़ी आसानी हुई। एक और भी मामला है, एसेंशियल बीजेपी की सरकार, आप कहेंगे राजनीतिक मैं इसमें डाल रहा हूँ। एक खाद्यान्न के गड़बड़ी के लिए पीडीएस में या और इसमें एक कानून था 7EC यानी 7 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। वो उसमें अगर कोई पकड़ा जाता था तो वो नॉन अवेलेबल वारंट था। एक डीलर संघ के अध्यक्ष भाजपा के सांसद हो गए और उन्होंने प्रेशर डाल के 98-99 में जो भारत सरकार थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उसमें वो क्लॉज हटा दिया, उसको अवेलेबल बना दिया और जितने ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग हो सकता है उसके बाद शुरू हुआ। हमारे पूरे देश का एक तरह से जो पीडीएस का सिस्टम था, जन वितरण प्रणाली थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। वो भी एक बड़ा कारण है। हम समझते हैं कि हम लोगों ने आग्रह किया है कि फिर से 7 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की जो धारा है उसमें नॉन अवेलेबल ऑफेंस माना जाए उसको, कि जो भी इस तरह की खाद्यान्न में गड़बड़ी करेगा, ब्लैक मार्केटिंग करेगा, होर्डिंग करेगा, उसको उसका बेल नहीं होगा। और राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए अक्सर मैं देखता हूँ कि मीडिया माध्यम, टेलीविज़न चैनल या पत्रकार भारत सरकार को महंगाई के, भारत सरकार की नहीं, मूल रूप से महंगाई रोकने की पूरी जिम्मेदारी एक तरह से राज्य सरकारों की है। जो बाहर से यूरोजोन में क्राइसिस हुआ, कुछ महंगाई इसलिए बढ़ी, यूरोजोन में क्राइसिस हुआ, भारत यूरोप में पैसा लगाने वाले देशों में नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा दुनिया का पैसा यूरोप में लगा है तो वो भारत का लगा है। तो स्वाभाविक रूप से यूरोप में अगर क्राइसिस है तो उसका असर भी भारत पर पड़ेगा। तो कुछ राष्ट्रीय कारण हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं। अगर कभी मानसून ठीक नहीं हुआ तो उसकी वजह से कमी हो जाती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं, दुनिया की जो इकोनॉमी है अभी लगभग 6% के आसपास हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वर्ल्ड इकोनॉमी कितने परसेंट पर ग्रो कर रही है? वर्ल्ड इकोनॉमी 2.8% रेट पर ग्रो कर रही है। उस तुलना में हमारा ग्रोथ अच्छा है। लेकिन हमारा जो प्रीवियस ग्रोथ था, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में था, तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से वो ग्रोथ रेट कम हुआ है। ये सच्चाई है, ये देश की जनता जानती है इस बात को। अब कुछ निजी बातें करेंगे। आपने MBBS की पढ़ाई की, डॉक्टर बने, फिर कैसे राजनीति की तरफ आना हुआ? मैं एक पारंपरिक और परंपरागत राजनीतिक परिवार का सदस्य हूँ और शुरू से कांग्रेस पार्टी में रहा। मैं भी, मेरे ग्रैंडफादर दादा 1937 में कांग्रेस के MLA थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। 1948 में उनका कम उम्र में ही उनका देहांत हुआ। उसके बाद 1952 में, यानी उनकी मृत्यु के 4 साल के बाद, वो अच्छा काम करके गए थे। लोगों ने 1952 में मेरे पिता स्वर्गीय शकूर अहमद, वो कांग्रेस के वो MLA हुए और 5 बार वो कांग्रेस के विधायक रहे, अपनी पार्टी के चीफ विप रहे। बिहार में 7 सालों तक बिहार असेंबली के डिप्टी स्पीकर रहे। मेरे दादा का नाम 1937 में MLA थे, अहमद गफूर था। और उस ज़माने में एक बात कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को मुस्लिम ही वोट देते थे, वो दूसरे समाज के लोगों को दूसरे समाज के लोग वोट देते थे। और आपको जान के अच्छा भी लगेगा, आश्चर्य भी लगेगा कि मेरे दादा स्वर्गीय अहमद गफूर मुस्लिम वोटों से मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को हरा के कांग्रेस के MLA होते थे। तो
परंपरागत से ये था, राजनीति में आने का शौक़ था मुझको, मगर मेरे पिता हमेशा मना करते थे। उनका कहना था कि मेरे बच्चे, वो ज़मींदार परिवार के लोग थे, तो उनका कहना था कि मुझको तो इतनी ज़मीनें मिली, मैंने उसको फ़रोख्त किया काफ़ी, मेरे बच्चों को बहुत ज़मीन नहीं मिलेगी, तो जो राजनीति में गड़बड़ियाँ होती है वो करेंगे तो अपना भी नाम होगा बदनाम, मेरा भी नाम बदनाम होगा। मगर मेरा संयोग है और सौभाग्य भी है, उनसे तो नहीं हम लोग कहते थे, उनके आसपास के लोगों से कहते थे राजनीति में। अपनी मृत्यु से 3 महीने पहले एक दिन मुझसे उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तो मैं हाउस जॉब कर रहा था, मैं MBBS पास कर लिया था और 2 साल का हाउस जॉब कोर्स कर रहा था। मैंने कहा हाउस जॉब करके विदेश चला जाऊंगा। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा जो मेरे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत था। उन्होंने कहा कि मैं सुनता हूँ कि तुम राजनीति करना चाहते हो, तुम राजनीति करो, करना चाहो तो तुम करो, तुम कर लोगे। ये एक सेंटेंस मेरे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत था। और इसलिए नहीं कि मेरे फादर ने कहा था, वो भी एक आदमी जो जीवन भर राजनीति में रहा, उसने ऑब्ज़र्व किया, बिना पर कहा कि आप करो, उससे मुझको एक बल मिला। और दूसरा एक और कि पारिवारिक परंपरा का लाभ होता है, आपके पूर्वजों ने अगर अच्छा काम किया है तो आपको उसका फ़ायदा होगा, अगर कुछ गलत किया उन्होंने तो उसका नुकसान भी आपको होगा। मैं 84 में पहली बार कनाडा गया, वहाँ इलेक्शन हो रहा था और हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एशिया के जो लोग हैं, वहाँ एक पार्टी है लिबरल, आम तौर पे उसी को सपोर्ट करते हैं कि वो भाई भतीजों को लाने जाने में थोड़ा लिबरल रहती है। तो उसकी एक कैंडिडेट थी, शीला कॉप्स नाम था उसका, शीला। तो हम लोग उसी की मदद, चूँकि लिबरल पार्टी की थी, कर रहे थे। तो मैं उसके इलेक्शन में काम कर रहा था। तो जब उसके लिए वोट मांगने गया तो लगभग 30 से 35% लोगों ने कहा कि नहीं, कॉप्स की बेटी है वो, हम लोग उसको ज़रूर वोट देंगे। तो मैंने पता किया कि ये कॉप्स कौन थे, इसके फादर। तो कहा कि विक्टर कॉप्स उस शहर के, हैमिल्टन शहर है टोरंटो से लगभग 50-60 किलोमीटर पे, उसके पिता थे जो बहुत ही पॉपुलर मेयर थे, जिनकी मृत्यु 10 साल पहले हो गई। तो मेरे मन में हुआ कि ये मुल्क हम लोगों से तरक्की के मामले में अभी लगभग 100-200 साल आगे है, और जब यहाँ ये कह रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ की बेटी है, फ़लाँ फ़लाँ का बेटा है, उन्होंने अच्छा काम किया था इसलिए इसको भी वोट देंगे, तो हम लोगों का तो भविष्य, हम लोगों की तरह के लोग जो पारंपरिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे राजनीति में हैं, तो अगर पूर्वजों ने अच्छा काम किया है तो हमारा भविष्य भी वहाँ कुछ सुरक्षित है। इस मामले ने भी मुझको थोड़ा दिया, और शौक़ था और पारिवारिक की परंपरा थे, इसलिए राजनीति। जी बिल्कुल, आपने अपने माता पिता का भी नाम काफ़ी रोशन किया और राजनीति में काफ़ी तरक्की हासिल की है। उनकी दुआओं का असर है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। बहुत बहुत धन्यवाद शकील भाई दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेहद बेबाकी के साथ जवाब दिया और भविष्य की रणनीतियों के बारे में बताया कि कांग्रेस पार्टी की आगामी दिनों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को लेकर रणनीति क्या होगी। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।